जीव विज्ञान कक्षा 12 का इकाई फर्स्ट चैप्टर जनन, इकाई फर्स्ट चैप्टर जनन। लगभग इस चैप्टर से 14 अंक के आते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है कि वास्तव में जनन होता क्या है, जनन किसे कहते हैं। किसी भी जीव जब जन्म लेता है तो उसका जन्म के बाद एक निश्चित समयावधि होता है कि इतने दिन के बाद में उसकी मृत्यु हो जाएगी। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल। लेकिन जनन वास्तव में क्या है कि कोई भी जीव अपने ही समरूप, जब कोई ही जीव अपने ही समरूप नए संतति को जन्म कर दे देता है तो वह प्रक्रिया जनन कहलाता है। हम कह सकते हैं कि जीवधारी जब अपने ही समरूप नए संतान को जन्म देते हैं तो वह प्रक्रिया जनन कहलाता है। जनन वास्तव में, जनन से पहले हम जानकारी करेंगे, एक टॉपिक आता है जनन की स्टार्टिंग में, समयावधि। टाइम पीरियड बोलते हैं इसको। समयावधि क्या होता है पहले ये जान लीजिए। जब से व्यक्ति जन्म लेता है उसके प्राकृतिक मृत्यु से पूर्व का जो समय होता है, जन्मोपरांत प्राकृतिक मृत्यु से पहले का जो समय होता है वह व्यक्ति का समयावधि कहलाता है। इसको हम लिख के बता रहे हैं आपको। समयावधि किसे कहते हैं? जीव के जन्म से लेकर जीव के जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु से पूर्व, उसके प्राकृतिक मृत्यु से पहले का समय उस व्यक्ति का या उस जीव का समयावधि कहलाता है। हर व्यक्ति जन्म लेने के बाद में मरता जरूर है, हर प्राणी नश्वर होता है और उसका एक टाइम पीरियड होता है, एक समयावधि होता है। उस समयावधि में मृत्यु से पूर्व जब वो अपने समान नए संतति को जन्म दे देता है तो वह क्रिया या वह प्रक्रिया जनन कहलाता है। जनन वास्तव में दो प्रकार का होता है। जनन वास्तव में दो प्रकार का होता है, एक लैंगिक जनन और एक अलैंगिक जनन। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन को इंग्लिश में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरा हो जाता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन को इंग्लिश में बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम लोग जानकारी करेंगे अलैंगिक जनन। नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें लैंगिक का कोई महत्व तो नहीं होता है। इसमें सिर्फ एक ही युग्मक होता है, चाहे वो नर युग्मक हो, चाहे वो मेल गैमीट हो या फीमेल गैमीट हो, या नर युग्मक हो या मादा युग्मक हो। अलैंगिक जनन में केवल एक ही युग्मक की आवश्यकता होती है, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो। अलैंगिक जनन द्वारा जो भी संतान उत्पन्न होते हैं वो अपने माता पिता के समान ही होते हैं, अनुवांशिक रूप से भी और शारीरिक संरचना में भी वो अपने माता पिता के समरूप ही होते हैं। कारण क्या है कि अलैंगिक जनन में युग्मक केवल कितना होता है? एक युग्मक होता है। एक युग्मक होने के नाते उसमें एक ही प्रकार के गुणसूत्र जाते हैं
और आपको पता होना चाहिए कि गुणसूत्र पर जीन्स निहित होते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों का वाहन करते हैं। आनुवांशिक लक्षणों को वाहन करने वाला जीन्स जब एक युग्मक ही रहेगा तो एक युग्मक के जो भी लक्षण रहेंगे वो ही लक्षण उनके संतति में दिखाई देंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि अलैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतानों में जो उनकी शारीरिक संरचना होती है, शारीरिक बनावट होती है, आनुवांशिक रूप से भी एक समान होते हैं। इसलिए अब कभी कभी ये कहा जाता है कि अलैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन क्यों कहते हैं। एक शब्द आया क्लोन। क्लोन किसे कहते हैं? अलैंगिक जन्म का ही एक टॉपिक है क्लोन। क्लोन वर्ड्स एक ऐसा वर्ड्स है कि इसमें माता पिता के वह लक्षण जो आनुवांशिक रूप से और शारीरिक संरचना में उनके संतति में एक समान दिखाई देते हैं, क्लोन कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अलैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन की संज्ञा दी जाती है, या अलैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहते हैं। और क्लोन इसलिए कहा जाता है कि वो आनुवांशिक रूप से और शारीरिक संरचना में एक समान होते हैं, इसलिए अलैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतानों को क्लोन कहते हैं। अभी आपको हम थोड़ा डिस्क्राइब करके बताते हैं कि वास्तव में अलैंगिक जन्म क्या होता है। अलैंगिक जन्म में अभी बताया गया एक ही युग्मक होता है। अलैंगिक जन्म में मान लीजिए ये थोड़ी देर के लिए अमीबा हो गया। अमीबा में एक डीएनए दिख रहा है, लेकिन यही अमीबा एक ही युग्मक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब जब अमीबा रिप्रोडक्शन की क्रिया करेगा अलैंगिक जन्म द्वारा, तो इस अमीबा में कंडीशन क्या होते हैं कि यही अमीबा सिकुड़ कर दो भागों में बंटने लगता है। अब यह अमीबा अपने ही समान दो अमीबा को जन्म दे देता और उसमें गुणसूत्रों की संख्या एकदम समान होती है, एकदम सेम लक्षण। जिस प्रकार की उनके संतत कोशिका दिखाई देती है, जिस प्रकार उसकी मातृ कोशिकाएं दिखाई देती है, उसी प्रकार उनके संतत कोशिकाएं भी दिखाई देती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लक्षण उनके माता पिता का दिखता है वही लक्षण उनके संतत का भी दिखता है। इसीलिए अलैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतानों को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोन कहते हैं। अब तो स्पष्ट हो गया ना कि क्लोन क्या है। अब आपको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में थोड़ा सा परिचय बताते हैं, उसके बाद में फिर हम डिस्क्राइब करेंगे अलैंगिक जन्म, क्योंकि अलैंगिक जन्म की कितनी विधियां हैं। ठीक इसका विपरीत लैंगिक जन्म होता है। लैंगिक जन्म में अब नाम से ही स्पष्ट, इसमें अलैंगिक जन्म कहा गया था इसे। अलैंगिक जन्म में नाम से स्पष्ट, इसमें लैंगिक जन्म, तो इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों की आवश्यकता होगी। एक मिनट यहां से देखिए आप लोग। लैंगिक जन्म, लैंगिक जन्म में दोनों युग्मक की आवश्यकता होती है। इधर हम देख रहे हैं, बना रहे हैं नर भाग, इधर मादा भाग। नर भाग बनाएगा नर युग्मक, मादा भाग बनाएगा मादा युग्मक। नर भाग को हम लोग शुक्राणु की संज्ञा देते हैं, जबकि मादा युग्मक को अंडाणु की संज्ञा दिया जाता है। स्पष्ट हो गया। लैंगिक जन्म में नर भाग और मादा भाग दोनों भाग लेते हैं। नर भाग नर युग्मक बनाता है, जिसको हम लोग शुक्राणु के नाम से जानते हैं। मादा भाग मादा युग्मक बनाता है, जिसे हम लोग अंडाणु के नाम से जानते हैं। इसमें देख लीजिए, अभी आपको ये बताया गया कि अलैंगिक जन्म में कोई विभिन्नता नहीं पाई जाती। जिस प्रकार के उनके माता पिता होते हैं, जिस प्रकार उनके मातृ का लक्षण होता है, उसी प्रकार उनके संतत का भी लक्षण होता है। किंतु लैंगिक जन्म में ऐसा नहीं है। लैंगिक जन्म द्वारा उत्पन्न संतानों में वेरिएशन पाया जाता है, विभिन्नता पाया जाता है। विभिन्नता पाए जाने का एक ही कारण है कि इसमें नर भाग और मादा भाग दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों अलग अलग प्रकार के युग्मक का निर्माण करते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिलते हैं तो कुछ डीएनए तो माता का जाता है और कुछ डीएनए पिता का जाता है। तो इसमें दो डीएनए आ जाते हैं बाहर से, डीएनए का बंटवारा हो जाता है। स्टार्टिंग में देख लीजिए 46 गुणसूत्र नर में भी पाया जाता है और 46 गुणसूत्र मादा में भी पाया जाता है। किंतु निषेचन के पश्चात जब निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो इसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है। अर्धसूत्री
विभाजन, जिसको हम लोग मियोसिस डिवीजन के नाम से जानते हैं, मियोसिस डिवीजन। अर्धसूत्री विभाजन होने के कारण इनके गुणसूत्रों का बंटवारा हो जाता है। 23 गुणसूत्र मादा से आ जाते हैं और 23 गुणसूत्र पिता से आ जाते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में जनक जो होते हैं ये आगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? आगुणित। अभी आपको डिस्क्राइब किया जाएगा अलैंगिक जनन का, जब प्रकार बताया जाएगा तो उसमें सारी चीजें आपको बताया जाएगा। वही कंडीशन इसमें होता है, लेकिन लैंगिक जनन में जो युग्मक हमारे होते हैं वो प्रायः क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? द्विगुणित या डिप्लॉयड होते हैं। द्विगुणित को हम लोग 2n से भी व्यक्त करते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयड। डिप्लॉयड के नाम से भी जाना जाता है और द्विगुणित को हम लोग 2n से भी व्यक्त करते हैं। और जब लैंगिक जनन के फलस्वरूप निषेचन की क्रिया संपन्न होती है तो अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप डीएनए या गुणसूत्र का बंटवारा हो जाता है। और यदि ये भी 2n में है, ये भी 2n में है, तो एक n यहाँ से आ जाता है और एक n यहाँ से आ जाता है। और निषेचन के पश्चात जो युग्मनज बनता है, नीचे को थोड़ा युग्मनज, निषेचन के फलस्वरूप जो युग्मनज बनते हैं तो 23 गुणसूत्र इधर से आया, 23 गुणसूत्र इधर से आया, एक n इधर का हो गया, एक n इधर का हो गया, तो जो हमारे युग्मनज बने वो ऑलरेडी किसमें बने? 2n में बने। अब जब युग्मनज 2n में हो गए तो हमारे लैंगिक जनन में जो नर युग्मक और मादा युग्मक भाग ले रहे हैं ऑलरेडी क्या है? द्विगुणित ही है, 2n में ही है। लेकिन निषेचन के पश्चात जब इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तो गुणसूत्रों का बंटवारा हो जाता है और बंटवारा होने के फलस्वरूप 23 गुणसूत्र मादा से आ जाते हैं और 23 गुणसूत्र पिता से आ जाते हैं। निषेचन की क्रिया संपन्न होने के पश्चात जब जायगोट का फॉर्मेशन होता है या युग्मनज का निर्माण होता है तो युग्मनज पुनः फिर किस में आ जाते हैं? 2n में आ जाते हैं। जबकि अलैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता है, इसमें युग्मक आगुणित ही होते हैं और जो इनके द्वारा संतान उत्पन्न होते हैं अलैंगिक जनन द्वारा वो भी आगुणित ही होते हैं। यदि आप लोगों को टीचिंग अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करिएगा। अगले टॉपिक पे हम चलते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार पे। कि अलैंगिक जनन में केवल एक ही युग्मक होते हैं, जबकि लैंगिक जनन में दोनों युग्मक भाग लेते हैं, नर युग्मक और मादा युग्मक। अलैंगिक जनन की विधियां। अगला टॉपिक आपका क्या है? अलैंगिक जनन की विधियां। मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अलैंगिक जनन की विधियां में सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे विखंडन का। अलैंगिक जनन की जो पहली विधि है वो है विखंडन। विखंडन तो हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूजन। विखंडन क्या होता है? पहले एक चीज जान लीजिए कि विखंडन वास्तव में होता क्या है। जब कोई जीव, जब कोई कायिक जीव जिसमें कोशिकाएं निहित होती हैं, उनकी कायिक या उनका शरीर जब 2 या 2 से अधिक भागों में बढ़कर वो अपने ही समरूप नया जीव बना लेता है तो उसे हम लोग विखंडन की क्रिया कहते हैं। विखंडन का पहला भाग होता है द्विखंडन, या द्विखंडन को हम लोग बाइनरी फिशन के नाम से जानते हैं। अब विखंडन में पहला टॉपिक आपका आ गया द्विखंडन। द्विखंडन हम किसे कहते हैं? पहले एक चीज जान लीजिए। जैसे अभी हम अलैंगिक जनन में अमीबा का एग्जांपल दिए तो एक ही अमीबा सिकुड़ कर जब 2 भागों में बढ़ जाता है, उसके डीएनए भी बढ़ जाते हैं, तो जो पेरेंट्स या मातृत्व अमीबा होता है उसी के समरूप जो संतत अमीबा का जन्म होता है, यही प्रक्रिया द्विखंडन कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं जब कोई जीव अलैंगिक जनन के फलस्वरूप उसका शरीर सिकुड़ कर 2 भागों में बढ़ जाता है, वह प्रक्रिया द्विखंडन कहलाता है। इसमें हम आपको अमीबा का एग्जाम्पल देंगे द्विखंडन में कि अमीबा कैसे द्विखंडन करता है, कैसे अपने समरूप नए जीव को उत्पन्न करता है।
तो आइए देखते हैं हम लोग। से अमीबा हो गया, ये डीएनए हो गया, ये अमीबा का सेल वॉल हो गया और ये अमीबा का डीएनए हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि अलैंगिक जनन के फलस्वरूप द्विखंडन हो रहा है तो इसमें युग्मक एक ही होगा, चाहे वो नर युग्मक हो चाहे मादा युग्मक हो, और युग्मक जो इसमें रहेंगे वो आगुणित रहेंगे। तो हम द्विखंडन में आपको बताने जा रहे हैं बाइनरी फिशन या अमीबा का एग्जाम्पल। अमीबा में दो भाग हुए, सेल वॉल और डीएनए। अमीबा में जब निषेचन की क्रिया संपन्न हुई तो ये अमीबा सिकुड़ कर ये अमीबा बीचों बीच में सिकुड़ कर दो भाग में कन्वर्ट हो रहे, लेकिन उनके डीएनए में कोई अंतर नहीं आया, उनके डीएनए सेम लिख रहे हैं, लेकिन डीएनए मात्र कोशिका से कुछ मोटा हो जाता है। किंतु अगले स्टेज में ये धंसा हुआ भाग दो भागों में कन्वर्ट होने लगता है और दोनों डीएनए में बंटवारा हो जाता है। एक ही डीएनए दो भागों में बंट जाते हैं और अंततः क्या होता है कि एक अमीबा अपने ही समरूप दो संतत अमीबा को जन्म दे देता है, जिसमें लक्षण मातृ अमीबा के समान ही होता है। अलैंगिक जनन में विखंडन में आपने पढ़ा द्विखंडन, द्विखंडन के बाद में टर्म आता है बहुखंडन का, मल्टीपल फिशन। द्विखंडन तो आपके समझ में आ गया होगा कि द्विखंडन में एक ही जीव अपना ही शरीर सिकोड़ कर दो समान भागों में बंट जाता है और उसके डीएनए का बंटवारा हो जाता है और अपने ही समान दो नए जीव को जन्म दे देता है। यह प्रक्रिया द्विखंडन कहलाता है। इसमें एग्जाम्पल आपको दिया गया अमीबा का। अगला टॉपिक है विखंडन का। विखंडन का पहला द्विखंडन हो गया, दूसरा हो गया बहुखंडन। दूसरा टॉपिक है बहुखंडन। मल्टीपल फिशन। नाम से ही स्पष्ट ये दो खंडन था। किसी भी जीव के दो भाग होते थे, समान भागों में बढ़ जाते थे। किंतु बहुखंडन में कंडीशन क्या आएगा कि इसमें एक ही जीव के शरीर के कई भाग हो जाएंगे। जब बहुखंडन वह प्रक्रिया जिसमें एक ही जीव के बहुखंडन होने का कारण क्या होता है कि जब एक ही जीव परिपक्व हो जाता है, परिपक्व होने के पश्चात वो अपने समरूप नए जीवों को जन्म देना चाहता है, तो उसमें विखंडन की क्रिया होती है और वह दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित होकर अपने ही समान विभिन्न प्रकार के संतत को जन्म दे देता है। यह प्रक्रिया बहुखंडन कहलाता है। बहुखंडन में एग्जाम्पल हम आपको देंगे अमीबा का ही। अमीबा का ये दे दिया जाए या प्लाज्मोडियम का दे दिया जाए बातें कि इसे मान लीजिए सिंपल प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि वास्तव में होता क्या है। प्लाज्मोडियम एक प्रकार का प्रोटोजोन है, एक कोशिकीय जीव है और खास बात है कि अलैंगिक जनन प्रायः प्रोटोजोन में ही पाया जाता है। अब आपको हम बहुखंडन में एग्जाम्पल देने चल रहे हैं प्लाज्मोडियम का। वास्तव में प्लाज्मोडियम मलेरिया का नाम सुने होंगे। मलेरिया एक प्रोटोजोन डिजीज है, एक रोग है। मलेरिया के जो कारक होते हैं प्लाज्मोडियम वाइवाक्स होते हैं। तो प्लाज्मोडियम भी एक प्रोटोजोन हुआ और बहुखंडन हम एग्जाम्पल आपको अमीबा का भी दे सकते हैं, क्योंकि अमीबा भी प्रोटोजोन है और प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोन है। तो हम आपको बहुखंडन में एग्जाम्पल देने चल रहे हैं प्लाज्मोडियम का। प्लाज्मोडियम ये सिंगल प्लाज्मोडियम है। अब ये प्लाज्मोडियम का एक ही शरीर दिख रहा है, लेकिन विखंडन के फलस्वरूप इनके शरीर का काफी खंड हो जाता है और जितने भी खंड होते हैं वो खंड विकसित होकर नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं। यह प्रक्रिया बहुखंडन कहलाता है। जैसा कि चित्र के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है, ये बीच वाला भाग आपका न्यूक्लियस है। किनारे जो देख रहे हैं ये सेल वॉल हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक जो न्यूक्लियस होता है इसी में डीएनए हमारे निहित होते हैं, इसी में गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर नहीं पता तो थोड़ा सा आपको एक
एग्जाम्पल में बता देते हैं कि केंद्रक में वास्तव में क्या क्या चीज पाया जाता है। कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि डीएनए केंद्रक में कहाँ स्थित होते हैं और आरएनए डीएनए केंद्रक में कहाँ स्थित होते हैं। तो एक छोटा सा चित्र बना के आपको समझा देते हैं। ये केंद्रिका हो जाता है, केंद्रिका के चारों ओर धागेनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम लोग क्रोमैटिड थ्रेड्स बोलते हैं या क्रोमैटिन धागे के नाम से जानते हैं। केंद्रक के चारों ओर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक आवरण होता है, जो केंद्रिका को चारों ओर से घेरे रहता है, जिसको हम लोग केंद्रक झिल्ली के नाम से जानते हैं। केंद्रिका हो गया, ये किनारे जो देख रहे हैं धागेनुमा संरचना, ये क्रोमैटिन धागे हो गया। केंद्रक झिल्ली हो गया। केंद्रक झिल्ली और केंद्रिका के बीच में जो तरल पदार्थ भरा होता है उसे हम लोग केंद्रक द्रव्य की संज्ञा देते हैं। और केंद्रक द्रव्य में ही हमारे जो धागेनुमा संरचनाएं दिख रही है, यही वास्तव में क्या होता है, डीएनए होता है। कभी कभी बच्चे ये पूछते हैं कि केंद्रक में डीएनए, तो केंद्रिका के चारों ओर धागेनुमा संरचनाएं दिखाई देती है, क्रोमैटिन होता है, वही डीएनए होता है। किंतु आरएनए की बात किया जाए तो आरएनए वास्तव में केंद्रिका में ही स्थित होते हैं। आरएनए कहाँ स्थित होते हैं, केंद्रिका में, जबकि डीएनए केंद्रिका के चारों ओर धागेनुमा संरचनाएं बनाते हैं। तो आपको कंफर्म हो गया होगा कि न्यूक्लियस में ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। अब देख लीजिए आप, प्लाज्मोडियम का सिंगल बॉडी आपको दिख रहा है। अब इनके विखंडन के फलस्वरूप ये कितने भागों में बढ़ते हैं, पहले ये जान लीजिए आप। नेक्स्ट फिगर, प्लाज्मोडियम का यहाँ आपको एक प्लाज्मोडियम दिख रहा था, यहाँ आपको काफी प्लाज्मोडियम दिखने लगा। किंतु जब ये कई भागों में विखंडित होते हैं तो इनका बाहरी आवरण क्या होता है, फट जाता है। बाहरी आवरण फटने के फलस्वरूप इनके जितने खंड होते हैं वो खंड बाहर निकलकर वृद्धि करके नए प्लाज्मोडियम में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसा कि आगे अगले फिगर में आपको दिखाया जा रहा है। जैसे जैसे प्लाज्मोडियम परिपक्व होते हैं वो बाहरी आवरण को तोड़कर बाहर निकलकर छोटे छोटे ही संरचना में दिखाई देते हैं, किंतु वृद्धि करके पुनः वो परिपक्व प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। परिपक्व प्लाज्मोडियम, आलैंगिक जनन का दूसरा विधि बहुखंडन था। अब हम लोग अगले विधि पे चलते हैं कि अगला विधि क्या है, प्लाज्माटोमी। नेक्स्ट विधि देख लीजिए आलैंगिक जनन का। विखंडन का ही ये पार्ट्स है, द्विखंडन, बहुखंडन और प्लाज्माटोमी। थर्ड पार्ट प्लाज्माटोमी, जितने भी हमारे बहुकोशिकीय जीव होते हैं, एक केंद्रक वाले नहीं, जिससे हम लोग अभी एक कोशिकीय जीव की बात किए हैं, प्रोटोजोन के अमीबा पैरामीशियम यूलिना या क्लेमाइडोमोनास या बैक्टीरिया या प्लाज्मोडियम, इन सबको छोड़कर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बहुकेंद्रकीय होते हैं, जिनमें केंद्रक की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है। प्लाज्माटोमी जो आलैंगिक जनन या विखंडन का अगला विधि है, प्लाज्माटोमी, इसमें जीव जो भी होंगे वो बहुकोशिकीय होंगे। बहुकोशिकीय जीवों में, बहुकेंद्रकीय जीवों में हम आपको एक बता दे रहे हैं, ओपेलिया। ओपेलिया एक ऐसा जीव होता है कि ये छोटा जीव होने के साथ साथ इसमें केंद्रक की संख्या असंख्य होती है। और कारण क्या है कि प्लाज्माटोमी में हम जितने भी केंद्रक दिखाई देंगे वो केंद्रक जब परिपक्व होते हैं तो वो केंद्रक ही वृद्धि करके जितने केंद्रक रहेंगे, जितने भागों में परिवर्तित हो जाएंगे,
और वो भाग वृद्धि करके नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। प्लाज्माटोमी हम कह सकते हैं वह जीव जिसमें 2 या 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं। प्लाज्माटोमी का अर्थ स्पष्ट कर लीजिए कि वह जीव जिसमें 2 या 2 से अधिक केंद्रक पाए जाते हैं और वो केंद्रक परिपक्व होकर जब वृद्धि करते हैं तो नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं, जैसे ओपेलिया। इसमें जितने केंद्रक होंगे उतने नए जीव का निर्माण होगा। अब हम चलते हैं अलैंगिक जनन के दूसरे विधि पे, जिसको हम लोग मुकुलन के नाम से जानते हैं, बडिंग के नाम से जाना जाता है। आप लोग कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं और कक्षा 12 में भी पढ़ रहे हैं। कक्षा 10 में भी था मुकुलन। नाम से ही स्पष्ट, मुकुल का मतलब कली होता है। मुकुलन फर्स्ट विखंडन हो गया, दूसरा मुकुलन हो गया। मुकुलन को इंग्लिश में बोलते हैं बडिंग। हाई स्कूल में आपको बताया गया था प्लेनेरिया का एग्जाम्पल और हाइड्रा का एग्जाम्पल दिया गया था मुकुलन में। ये खासकर पौधों में होता है या जलीय पौधों में होता है। मुकुलन वह प्रक्रिया है जब किसी जीव में एक छोटा सा उभार उत्पन्न करके वह उभार वृद्धि करके जब नए जीव में परिवर्तित हो जाता है। मुकुलन वह प्रक्रिया जिसमें किसी जीव में छोटा सा उभार उत्पन्न होकर वह उभार वृद्धि करके नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाता है। मुकुलन वास्तव में जितने भी हमारे जलीय जीव होते हैं उसी में पाया जाता है। हमारा एक प्रकार का कवक है यीस्ट, खमीर जानते होंगे। खमीर में भी मुकुलन की प्रक्रिया पाई जाती है। हाइड्रा में भी मुकुलन की प्रक्रिया पाई जाती है। तो हाइड्रा तो जलीय पौधा हो गया, जबकि कवक नाम प्रकाश संश्लेषी है और उसको प्रकाश की आवश्यकता भी नहीं होती है, किंतु मुकुलन की क्रिया उसमें होती है। जब किसी भी, मुकुलन का डिफिनेशन एक बार फिर से देख लीजिए, जब किसी जीव में उसके शरीर से जुड़ा हुआ कोई उभार उत्पन्न होता है, वह उभार वृद्धि करके नए जीव में परिवर्तित हो जाता है, यह प्रक्रिया मुकुलन कहलाता है। मुकुलन की प्रक्रिया हाइड्रा में भी होता है, ईस्ट कवक में भी होता है। तो आइए हम आपको हाइड्रा का एग्जांपल देते हैं मुकुलन में कि मुकुलन वास्तव में है क्या। लिखने की आवश्यकता है। मुकुलन में हम लोग एग्जांपल लेते हैं हाइड्रा का। चित्र देखते चलिए। ये नॉर्मली हाइड्रा है। ये जो उभार आप देख रहे हैं, उभार को हम लोग इंग्लिश में बड बोलते हैं, हिंदी में मुकुल बोलते हैं, या ग्रामीण भाषा में इसको हम लोग कली के नाम से भी जानते हैं। जब हाइड्रा को अनुकूल परिस्थिति, अब कारण क्या है, मुकुलन के लिए उसको अनुकूल परिस्थिति की आवश्यकता होती है, फेवरेबल कंडीशन की आवश्यकता होती है। यदि प्रतिकूल परिस्थिति आया तो ये बर्ड्स नष्ट हो जाते हैं। ये सिर्फ अनुकूल परिस्थिति में ही ये बर्ड्स या मुकुल या कली वृद्धि करके नए जीव में परिवर्तित होते हैं। नेक्स्ट फिगर, ये बर्ड जब इनलार्ज होते हैं या बड़े होते हैं तो ये नए जीव में ही परिवर्तित होते हैं। दूसरा फिगर, अब ये कली कुछ बड़ी होगी लेकिन इसको बर्ड की ही संख्या दी जाएगी, क्योंकि ये नेक्स्ट ऑप्शन में बड़े हो जाएंगे, जैसा कि नेक्स्ट फिगर में आपको बताया जा रहा है। देखते चलिए। चित्र के अनुसार आप लोगों को समझ में आया होगा कि जब हाइड्रा को अनुकूल परिस्थिति मिलती है तो इनके बर्ड्स वृद्धि करते हैं, किंतु जब इनको प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है, इनकी अनुकूल स्थिति नहीं होती है, तब ये बर्ड्स वृद्धि नहीं करते हैं। कहने का मतलब मुकुलन की क्रिया तभी संभव है जब हाइड्रा को या ईस्ट कवक को अनुकूल परिस्थिति मिलती है, तो इनके मुकुल वृद्धि करके बड़े होते जाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि ये अपने मातृ शरीर से अलग होकर नए जीव में परिवर्तित हो जाते हैं और नया हाइड्रा का निर्माण कर लेते हैं।
आज के लिए आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। कल आपको हम बताएंगे खंडन और बीजाणु जनन, फिर उसके पश्चात आपको लैंगिक जनन के बारे में अध्ययन किया जाएगा। थैंक यू।